हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति, जो कि यूनिट 1 की हमारी इसकी पाठ्यक्रम के अंदर लगा हुआ है। और क्या है, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि जैसे देवनागरी वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वैसे ही ये वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। सीधे सीधे ही अनुच्छेदों के बारे में इसमें से पूछ लिया जाता है, तो क्यों ना हम इसमें सभी अनुच्छेद जितने भी हिंदी भाषा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जिन अनुच्छेदों के अंदर हिंदी भाषा का जिक्र हुआ है या फिर भाषा से संबंधित है, उन अनुच्छेदों का हम क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, करते हैं। इसके अंदर है टॉपिक है हिंदी की संवैधानिक स्थिति। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा। मैंने तीन जो इनके रूप थे, हिंदी भाषा के 3 रूप थे, वो मैंने डिटेल से करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। राजभाषा का प्रावधान संविधान की धारा 343 से लेकर 351 के अनुच्छेदों में वर्णित है। यानी कि भाषा के बारे में जितने भी एक्ट तैयार किए गए हैं, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? 343 से लेकर 351 के अनुच्छेद बने हुए हैं। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी व देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता मिली है। ये हमने पीछे भी किया है। और इसमें दिया है कि 343 में क्या किया है, अनुच्छेद के अंदर क्या बनाया है, क्या एक्ट बनाया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दी थी। ये भी हमने पीछे पढ़ लिया था। इसी कारण 14 सितंबर के क्या बनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। देखो, एक तो ये 343 से लेकर 351 तक। अगर भाषा का हम देखते हैं अनुच्छेद, संविधान के अंदर जो अनुच्छेद बनाए गए हैं, तो वो है 343 से लेकर 351 तक। और इससे पहले अगर भाषा का जिक्र कहीं होता है तो वो होता है 120 एक्ट में, और एक होता है 210 अनुच्छेद में। ठीक है, ये तीनों हमें क्या है, याद रखने हैं अनुच्छेद। ठीक है, एक 120 में, एक 210 में, और एक 343 से लेकर 351 तक। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 210 के अनुसार है, प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में हिंदी या अंग्रेजी में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 120 के अंदर क्या है और 210 के अंदर क्या है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। सारे एक्ट जो हैं, अनुच्छेद जो तैयार किए गए हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है राजभाषा आयोग। ये आयोग भी हमें याद रखने हैं। 3 या 4 इसके अंदर जो अनुच्छेद बना है, इसके अंदर आयोग या समितियां बनी हैं, वो भी हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला जो आयोग इसके बारे में बना था भाषा के लिए, वो बना था राजभाषा आयोग 1955 के अंदर। ठीक है, और राष्ट्रपति ने एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी और जिसके अंदर 21 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार सबसे पहले क्या बना था, एक राजभाषा आयोग बनाया गया था, जिसमें क्या थे, 21 सदस्य थे। और आपको ये कमेंट करके बताना है कि इस जो समिति थे, आयोग नियुक्त किया था, उसके निर्देशक कौन थे या फिर समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, और कब, कितने, इसके 21 सदस्य जरूर थे, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से सदस्य थे, वो किस किस के सदस्य थे, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। आगे जो इसके अंदर सुझाव दिए गए वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। किन्हीं मामलों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं है। इसके अंदर ये सुझाव दिया था, हिंदी सर्वाधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है, यही संपूर्ण भारत का एक माध्यम है। यानी कि हिंदी को प्राथमिकता दी गई थी। आगे देखते हैं। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक छात्र को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। इस आयोग के अंदर जो बातें रखी गई थी वो सारी क्या है, इसमें दी गई है। 14 साल तक क्या है, बच्चे को हिंदी का ज्ञान हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए। ये बता दिया कि हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थी जो हैं, उनको चाहे उससे रिलेटेड हो या फिर एक अन्य भाषा है, वो दक्षिण भारत की भाषा है, वो अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक हिंदी में, जितने भी नोट्स निकाले, नोटिस हैं या फिर कुछ और भी निकाले, जो एप्लीकेशन वगैरह हैं,
नोटिफिकेशन है सॉरी, तो वो सारे क्या है हिंदी में प्रकाशित हों। संसद व विधानमंडलों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, यानी संसद और विधानमंडल के जितने भी कार्य होते हैं वो किस में होने चाहिए, हिंदी में। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाए, यानी कि कंपटीशन जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें क्या करना चाहिए, हिंदी को अनिवार्य बनाना चाहिए। उसका एक जो प्रति है वो हिंदी के अंदर भी होना चाहिए। भारत की भाषाओं में निकटता लाने की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी ये क्या थे, ये थे राजभाषा आयोग 1955 के जो थे वो सुझाव दिए गए थे। फिर इन्होंने राष्ट्रपति ने एक और आयोग समिति बनाई थी, तो उसके अंदर इन सुझावों को काट छाँट कर रख लिया था। आगे चलते हैं। 343 के अंदर हमने पढ़ लिया है, 343 के अंदर संघ की राजभाषा हिंदी या देवनागरी लिपि होगी, वो ये लिखा गया था इसके अंदर। और अभी है 344। प्रारंभ से लेकर 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो निश्चित की जाने वाली एक प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि किन शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक किया जा सकता है। साथ ही अंग्रेजी न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के स्वरूप, विभिन्न प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप तथा संघ की राजभाषा और राज्य के बीच या एक दूसरे राज्य के बीच भाषा संबंधी सुझाव देगा। यानी 344 के अंदर ये क्या कहा कि 5 वर्ष की समाप्ति के बाद में और उसके बाद में कि आयोग गठित करने के बाद में 5 वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग गठित करेगा और उसके हिसाब से ही हिंदी का क्या होगा, 2 राज्यों के बीच में उसको हिंदी के अंदर ही क्या होगा, उसी भाषा के अंदर उसको लेन देन होगा। 345 के अनुसार है किसी राज्य का विधानमंडल और विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार करेगा और ऐसा नहीं हो सकने की स्थिति में अंग्रेजी का प्रयोग यथावत रहेगा। यानी कि 2 राज्य हैं, 2 पड़ोस के जो राज्य हैं आपस में भी उनका विधानमंडल है, दोनों का आपस में अगर कोई सुलह करना चाहता है भाषा पर तो दोनों हिंदी के अंदर कर सकते हैं। अगर हिंदी में नहीं हो रहा है तो अंग्रेजी में यथावत जैसा था वैसा चलता रहेगा। 346 के इसमें राज्य की बात की गई 345 के अंदर। और आगे है 346, संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ सरकार के बीच में पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि कोई राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करेगा तो इस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। संघ द्वारा दिया है इसके अंदर राज्य और संघ के बीच में, उसमें भी हिंदी का प्रयोग किया जा सकेगा। 347 के अंदर है यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में मान्यता दिया जाए, यानी कि इसमें अंदर क्या गया है कि अगर किसी राज्य का बहुत ज़्यादा जनसंख्या का जो भाग है वो अगर चाहता है कि हमें तो हिंदी, मैं हिंदी का उदाहरण दे के बता रही हूँ कि अगर हिंदी का ही हमें प्रयोग करना है तो वो क्या कर सकता है, उसके लिए राष्ट्रपति को यह दे सकता है निर्देश कि हमें हिंदी भाषा चाहिए है, तो वो हिंदी में ही प्रयोग कर सकता है। लेन देन यानी कि कुछ भी कार्य है, राजकीय कार्य हैं, वो हिंदी में कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति उसको अनुमति दे सकता है। आगे चलते हैं। 348 के अंदर है जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तथा तब तक उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब तरह की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। यानी कि जब तक संसद उपबंध ना बनाता है तब तक क्या करता है, 2 उच्च न्यायालयों के अंदर क्या होगा, दोनों के अंदर अंग्रेजी भाषा में ही लेन देन यानी कि कार्य होते रहेंगे। संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में विधेयकों, अधिनियमों, प्रस्तावों, आदेशों, नियमों और विनियमों की भाषा अंग्रेजी होगी। ये किसके 348 वाला उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच में जो भाषा है उसका लेन देन है, उसके बारे में 348 का एक्ट बनाया गया है। 349 है राज्य भाषा से संबंधित संसद यदि कोई विधेयक या संशोधन पुनर्स्थापित या प्रस्तावित करना चाहता है तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। यानी संसद के अंदर अन्य भाषा से संबंधित कोई दोबारा से संशोधन करना चाहता है किसी एक्ट के अंदर तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति से अनुमति पहले लेनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। इसमें है 350 के अंदर है प्रत्येक व्यक्ति या किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथाशक्ति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का अधिकारी होगा। यानी कि किसी व्यक्ति को
अगर संघ या राज्य के किसी अधिकारी से, ठीक है, उससे कुछ की क्या होगा, उसको यथास्थिति संघ में या फिर राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का अधिकारी, यानी उसकी शिकायत को दूर करने के लिए किसी अधिकारी को वो आवेदन कर सकता है। 351 में है, सरकार के उन कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए उसे करना है। इसके अंदर भी क्या दिया गया है कि हिंदी के लिए जितने भी प्रचार प्रसार करने हैं या विकास के कार्य करने हैं वो 351 के अंदर आ जाएंगे। इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाता है 351 वाला। आगे दिया है 8वीं अनुसूची की भाषाएं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम और संस्कृत, हिंदी, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ये कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हैं? इसके अंदर 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। और जब मूल संविधान जब तैयार हुआ था उस टाइम में कितनी भाषाएं थी, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। 92 जो संशोधन जब हुआ है अधिनियम 2003 के द्वारा 3 संशोधन हुए हैं, उसके अंदर 2003 वाले संशोधन में बताया गया कि वर्ष 2004 में 4 भाषाएं बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली जोड़ी गई थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। उसमें यह व्यवस्था की गई थी हिंदी को 1965 तक राजभाषा के पद पर आसीन कर दिया जाए। यानी इसके अंदर बताया 2003 में क्या है, 2003 के अंदर क्या किया गया, 2003 अधिनियम जब तैयार हुआ था 92 संशोधन वाला, उसमें 2004 के अंदर हुआ तो उसके में 4 भाषाएं हैं। क्या कौन सी जोड़ दी गई थी? बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। यानी कि ऊपर वाला जो है उसके अंदर क्या कर दिया थी, ये 2004 के अंदर जोड़ी गई थी। इसमें मूल भाषाएं कितनी थी? 22 जो भाषा हैं उसमें क्या है, ये 4 जोड़ी गई थी, तभी ये भाषाएं 22 हुई थी। और हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने क्या क्वेश्चन किया है, कि आपको बताना है कि जब मूल संविधान तैयार हुआ था उस टाइम पे 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं शामिल की गई थी और आगे कितनी ऐड की गई हैं। आगे चलते हैं। राजभाषा अधिनियम 76 जो हमने शुरुआत वाला पढ़ा था, राजभाषा आयोग जो बना था वो था 1955 और ये क्या है, राजभाषा अधिनियम 1976। इस अधिनियम के द्वारा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए थे, जैसे कि भारत के राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया था। यानी कि भाषा के विस्तार के लिए क्या किया था, इन्होंने राज्य को 3 भागों में बांट दिया था, भारत के राज्यों को 3 वर्गों में बांट दिया था, जिसमें क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग थे। क वर्ग के अंदर वो जो सारे वही शामिल किए गए थे राज्य जिनके अंदर हिंदी भाषा प्रमुख तौर पर बोली जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली। यानी कि प्रदेश जो होंगे, मैंने ये ट्रिक बनाई थी अपने आप से भी, प्रदेश जो होंगे वो क वर्ग वाले में होंगे। जैसे देखो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, ये वाले। और पास के जो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये वाले जो पास के हैं वो क्या हो जाएंगे, क वर्ग। यानी कि इसके अंदर हिंदी भाषा प्रमुख जो तौर पर प्रयोग की जाती है वो वाले क वर्ग के अंदर आ जाएंगे। और ख वर्ग के क्षेत्र के अंदर है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार, ये हो जाएंगे ख प्रदेश वाले। और ग वर्ग के अंदर आ जाएंगे शेष सभी राज्य व संघ शासित प्रदेश आ जाएंगे। ये दक्षिण वाले हैं वो सारे के सारे ग वर्ग में आ जाएंगे, जिनके अंदर हिंदी भाषा बिल्कुल भी या फिर न के बराबर बोली जाती है। आगे चलते हैं। केंद्रीय कार्यालयों में क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में देवनागरी में लिपि में भेजे जाएंगे। यानी कि क वर्ग वाले क्षेत्र जो हैं, यानी कि जो राज्य शामिल किए उनके अंदर ओनली वन सिर्फ हिंदी के अंदर ही क्या होगा, लेन देन यानी प्रयोग होगा। ख वर्ग के अंदर क्या होगा, राज्यों से पत्र व्यवहार हिंदी में व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है, क्योंकि वो लोग हैं क्या हैं, ख वर्ग के आने वाले जो राज्य हैं उनके अंदर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा क्या है, समझी जा सकती है। तभी उनको ये स्वतंत्रता दी गई है कि हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लेन देन होता रहेगा। आगे है कि
केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी पत्र रजिस्टर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी क्या होंगे कार्यालय के सभी जो काम होंगे वो क्या होंगे, सारे सारे हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते हैं। आज भी हम देखते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी का, या फिर किसी के फॉर्म निकलते हैं, या फिर किसी वैकेंसी के क्या होता है कि हमें फॉर्म अप्लाई करते हैं, दोनों भाषाओं के अंदर हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। या फिर हिंदी अंग्रेजी हम वैसे भी अगर क्या करते हैं कि प्रयोग में लाते हैं तो दोनों के दोनों भाषाओं को हम यूज में कर सकते हैं। और पेपर वगैरह होते हैं तो भी हम दोनों भाषा में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। और स्पेशली इन्होंने कहा केंद्र सरकार का जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनमें जो कोई भी सिविल सर्विस क्या है परीक्षा होती है तो उसके अंदर दोनों भाषाओं के अंदर पेपर होता है। तो इन्होंने यहीं पे मांग रखी है। आगे चलते, कोई भी आवेदन या अपील हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। ठीक है, आवेदन या अपील के लिए बोला गया है कि दोनों हिंदी अंग्रेजी में दे सकता है। यदि आवेदन या अपील हिंदी में हो या उस पर हस्ताक्षर हिंदी में हो तब उसका उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य, यानी कि जिस फॉर्म के अंदर हिंदी वो है पत्र है उसी फॉर्म के अंदर उसे का जवाब देना पड़ेगा। जहाँ 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हो वहाँ टिप्पणी प्रारूप इत्यादि का कार्य हिंदी में किया जाएगा, यानी कि जहाँ पर जिस भाषा में जिसका ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है वही का क्या होगा, उसी भाषा का प्रयोग होगा। तो ये था देवनागरी लिपि का हिंदी भाषा का जो किया था इन्होंने, जो प्रसार के लिए अनुच्छेद तैयार किए थे। ठीक है, तो वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में किए हैं। जैसे कि देखो 120 वाला किया हमने, 210 वाला और 343 से लेके 351 तक तैयार किए हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, हर एक के लिए अलग अलग से पूछ लिया जाता है। ठीक है, 348 से लेके 351 तक है, 343 से लेके 351 तक है। 343 वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। एक 351 वाला और 355 वाला इंपॉर्टेंट है। और ये जो वर्ग बांटे गए हैं भारत के हिंदी के लिए क्या किया गया है इसमें सुविधा अनुसार, तो वो भी पूछ लिए जाते हैं कई बार राज्य दे के कि इसमें से कौन सा क्या वर्ग में आता है या नहीं आता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी सारी, और वीडियो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके अंदर सारी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को क्या है आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।